नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अब मदन राठौड़ हैं। सीपी जोशी बीता कल है। डॉक्टर सतीश पूनिया के बाद सीपी जोशी और सीपी जोशी के बाद मदन राठौड़। मारवाड़ के इस चेहरे पर पार्टी ने आखिर भरोसा क्यों किया है? क्या बदलाव होंगे इससे राजस्थान की बीजेपी में? और सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने में इनकी भूमिका किस तरह की होगी? ये बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त राजस्थान की जनता के जहन में, राजनीतिक समझ रखने वालों के जहन में चल रही होगी। और इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए ही हमारे साथ हैं राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हितेंद्र शर्मा जी बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और संगीता शर्मा जी जोधपुर से हमारे साथ जुटे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हितेंद्र शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपकी पार्टी में बड़ा बदलाव, चेहरा बदल गया है। इस बदले हुए चेहरे से बीजेपी के चेहरे में क्या फर्क पड़ेगा राजस्थान में? देखिए, ये तो रूटीन प्रोसेस है। सीपी साहब ने पहले भी इस्तीफे की पेशकश करी थी। विधानसभा चुनाव के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी बने थे, तो जातीय संतुलन एक राजनीतिक सच्चाई है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा था कि भाई अब किसी अन्य को ये जिम्मेदारी दी जाए। उनका जो टास्क था वो उन्होंने पूरा करा था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसको लेके वो काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से 115 सीटों की सरकार बनी। उनका एक छोटा कार्यकाल 1.25 साल का मगर ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, जिसमें सभी को साथ लेते हुए एक युवा अध्यक्ष ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाई। अब राठौड़ साहब को कमान मिली है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम 5 उपचुनाव जीतेंगे और अच्छे से। जी, हितेंद्र शर्मा जी, आप लोगों को देखकर अगर परीक्षा में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनके पेपर चेक करने वाले, उनकी आंसर शीट चेक करने वाले एग्जामिनर्स अगर आपको देखकर आंसर शीट चेक करना शुरू कर दे, तो फिर किसी भी बच्चे ने कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सवाल आपसे कुछ पूछा जाता है, जवाब आपको पार्टी लाइन से लिखित में जो मिलता है उसी को आप लोग बोल देते हैं। मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि सीपी जोशी ने क्यों इस्तीफा दिया, अब उनका उनकी पेशकश का क्या मतलब था। मेरा तो सवाल ये था कि वर्तमान सुधरेगा कैसे? आज के हालात में बीजेपी की तस्वीर में राजस्थान में क्या फर्क आएगा मदन राठौड़ के आने से? देखिए, मदन जी राठौड़ के आने से फर्क आएगा। मैंने आपको बताया ना कि बहुत अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, मूल ओबीसी के नेता हैं। राजस्थान ओबीसी बहुल्य क्षेत्र है। एक नई ऊर्जा के साथ पार्टी उपचुनाव में जाएगी और राठौड़ साहब के नेतृत्व में हम वापिस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा और बढ़ाएंगे। जी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। मदन राठौड़ जी के आने से बीजेपी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी, अगर हितेंद्र शर्मा जी की बात को समझा जाए। राजकुमार शर्मा जी, आपको क्या महसूस होता है विपक्ष में बैठकर कि सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष इस वक्त जिस व्यक्ति को बनाया गया है, उसको बनाने से प्रदेश की राजनीति में, जनता में जो संदेश गया है, उससे विपक्ष की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए मीना जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो सांसद हैं आदरणीय सीपी जोशी जी बार बार प्रपोजल पे प्रपोजल सावन के महीने में दे रहे थे। सावन के महीने में वो केंद्र के गृह मंत्री जी को बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन कल उनका अटेम्प्ट स्वीकार हो गया, कल उनका स्वीकार हो गया और उनके स्थान पे राठौड़ साहब को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। ये राठौड़ साहब राठौड़ नहीं है, ये मदन सिंह जी राठौड़ है जो राज्यसभा के सांसद है। लोग तो राठौड़ साहब के नाम से राजेंद्र राठौड़ जी को जानते हैं, क्योंकि सपने वो भी लंबे लंबे देख रहे थे और उनका भी अचीवमेंट होना बाकी है। वो तो राहुल कस्बा मामले में उनके हाथ से बहुत सारी सीटें निकल गई, तो भारतीय जनता पार्टी उससे आजकल नाराज चल रही है, जिस प्रकार से वसुंधरा से नाराज चल रही है। अब मदन जी राठौड़ नए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन के आए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की उनको शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी पार्टी को अच्छे से चलाएं और उनकी पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, उनकी पार्टी में जो पन्ना प्रमुख नाराज है, उनकी पार्टी में जो वरिष्ठ नेता नाराज हैं, उनकी पार्टी में जो आरएसएस नाराज है, उनको वो मनाए और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरवाने में वो बचाने का प्रयास करें। हालांकि कांग्रेस पार्टी
आने वाले जो उपचुनाव है उनमें, और पंचायत चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में, चाहे मदन राठौड़ जी अध्यक्ष बने, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी अध्यक्ष बने, चाहे सीपी जोशी जी बने, चाहे कोई और अन्य बने, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले प्रत्येक चुनाव में धूल चटाएगा। इस बात का कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मुझे भरोसा है। जहां तक मदन राठौड़ जी आए, ये भारतीय जनता पार्टी बार बार कल से राग लाला रही है कि मूल ओबीसी के हैं। ये वही मदन राठौड़ जी है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय पर्चा भरा था। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारा हम कैडर बेस्ड पार्टी है। ये कैडर बेस्ड पार्टी के वही कार्यकर्ता है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ पर्चा भरा था। एन वक्त पे देश के प्रधानमंत्री जी का इनके पास कॉल आया, उसके बाद जिन्होंने पर्चा वापस लिया था, ये वही मदन राठौड़ जी है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम इतना कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अध्यक्ष बन के आए या कोई नेता प्रभारी नया बनकर आए, ये वो जो प्रभारी आए वो भी वही है जिन्होंने वहां मुख्यमंत्री जी की सीट खाली की थी। तो कोई आओ, राजस्थान की पॉलिटिक्स में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है, चाहे कोई अध्यक्ष बन के आए। जी, हार और जीत तो भविष्य के गर्भ में है और कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है। सवाल तो मेरा ये है और देश प्रदेश की जनता ये समझना चाहती है कि मदन राठौड़ के आने से प्रदेश की बीजेपी में क्या बदलाव आएगा। बीजेपी में जो भी बदलाव आएगा उससे कांग्रेस पार्टी पर इसका असर क्या पड़ेगा। सत्ता और संगठन अगर साथ मिलकर चलते हैं तो जनता को क्या उस पर किस तरह की रिएक्शन आएंगे और अगर साथ नहीं चलते हैं तो जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। संगीता जी, जोधपुर, मारवाड़ मारवाड़ को मजबूत किया जा रहा है। मारवाड़ से प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के मायने, अर्थ और मारवाड़ पे उसका मारवाड़ की का रिएक्शन उस पर क्या है। ऑडियो ऑन करिए संगीता जी प्लीज। नहीं, कभी कभी हो जाता है संगीता जी, एक बार वापस ट्राई करिए। आप ठीक करते हैं, तब तक मैं राजीव तिवारी जी के पास जाती हूँ। राजीव तिवारी जी, मारवाड़ से प्रदेश का अध्यक्ष बनाना, इससे पहले मेवाड़ से अध्यक्ष थे, इससे पहले शेखावाटी के अध्यक्ष थे। तो ये एक तो संभागों की राजनीति का संदेश होता है, तो क्या असर पड़ेगा इससे राजस्थान की राजनीति में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जो संघ निष्क्रिय रहा था उसको वापस से पैचअप करने के लिए, संगठन और सत्ता में जो तालमेल है उसको बेहतर करने के लिए मदन राठौड़ जी को लाया गया है। और ये शुरू से ही संघ के मतलब एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। और क्योंकि संघ और भाजपा में जो सर्वविदित सबको मालूम है कि दूरियां बढ़ गई थी, तो ये एक तरीके से उपचुनाव में, क्योंकि देखिए मदन राठौड़ जी जिस कम्युनिटी से आते हैं, मूल ओबीसी से आते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा वोट आधार नहीं है राजस्थान में। लेकिन जातीय समीकरण चूंकि बिठाने हैं, तो देखिए मुख्यमंत्री आपने ब्राह्मण समाज का बना दिया, एक उप मुख्यमंत्री आपने राजपूत समाज से बना दिया, एक मुख्यमंत्री आपने SC/ST समाज से बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष चूंकि ब्राह्मण थे तो वो बदलना जरूरी था, तो जातीय समीकरण में उसको आधार बनाते हुए इन्होंने एक ओबीसी को यहाँ पे लेके आ गए। और दूसरी बात है संघ के कार्यकर्ता, हालांकि वो अभी राजकुमार जी सही कह रहे थे कि वो भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ ही निर्दलीय लड़े थे और दिल्ली से फोन आने के बाद वो उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया था और उसी का उनको इनाम मिला था कि राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट करके और उनको सांसद राज्यसभा का बनाया गया था, उम्मीदवार बना के। अब वही है कि ये संघ के कैडर को कितना सक्रिय कर पाते हैं वापस, क्योंकि संघ के लोगों में जो नाराजगी, देखिए चंद्रशेखर संगठन महामंत्री थे, उसके बाद
उनके जाने के बाद यहाँ संघ का कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली नहीं था संगठन में और सरकार में भी कि वो दोनों को लेके साथ चल सकता। और अब ये उपचुनाव में जो बहुत बड़ी चुनौती है भजनलाल सरकार के लिए, उसको किसी तरीके से पार पा सकता उसके लिए। तो वो मदन राठौड़ जी को इसीलिए लेके आए हैं कि जो संघ का रूठा हुआ कार्यकर्ता है, उनका जो स्वयं सेवक है, उसको वापस से मोबिलाइज करें इस चुनाव के लिए। और संघ की जो केंद्रीय नेतृत्व है नागपुर, वहां पर ये संदेश भेजा जा सके कि नहीं, हाँ, राजस्थान में संघ की उतनी ही वैल्यू है जितनी पहले थी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ जातीय संतुलन बैठाने के लिए और संघ को वापस से सक्रिय करने के लिए ये एक निर्णय नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी और इन्होंने शाह जी ने लिया है। अमित शाह जी तीनों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं पार्टी के नए अध्यक्ष, प्रदेश के नए अध्यक्ष। वो करना ही पड़ेगा उनको, उन्होंने नियुक्त किया है तो नेतृत्व को तो शुक्रिया करेंगे। जी बिल्कुल। नहीं, वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, संगठन के व्यक्ति हैं, लेकिन चाबी कहाँ से चलती है ये पता है, इसलिए बाकियों को भी साथ में ऐड करना जरूरी है। बहरहाल, और एक सबसे बड़ी बात संगीता जी, इनके वसुंधरा जी गुट से भी संबंध बहुत अच्छे हैं जी। ये भी एक बड़ा कारण है इसमें। वसुंधरा राजे के टेन्योर में, दूसरे टेन्योर में उप मुख्य सचेतक बिल्कुल। और कहा जाता है कि जब 2018 में उनका टिकट कटा था तो उसमें बड़ा कारण यही था कि ये वसुंधरा समर्थक थे, और उस वक्त जो एक नारा चला था और उसमें ओम माथुर भी पाली से आते हैं, उनकी भी भूमिका बताई जा रही है। बहरहाल, जगदीश शर्मा जी, जो विश्वास पार्टी ने या जिस संदेश की राजनीति के तहत पार्टी ने मदन राठौड़ जी की तैनाती की है, कितनी संभावनाएं हैं उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके पिछले अब तक के अनुभवों को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए कि वो उस पर खरा उतर पाएंगे? मीना जी, ऐसा है, मदन राठौड़ जी एक तो ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी पे हावी नहीं होता, चाहे अध्यक्ष बन जाए, लेकिन ये आप देखिए कि किसी संगठन के लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश करें या सरकार के लोगों के ऊपर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी एक उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि संगठन बड़ा है, सरकार उसके बाद है, तो वहाँ बड़ी उठापटक चालू हो गई है, पॉलिटिकल हो गई, जो अभी तक भी थमी नहीं है। तो राजस्थान में ऐसा आदमी नहीं चले जाए संगठन में जो कि संगठन को जो है जमुना बनाकर आए दिन सरकार को शीशा दिखाता रहे या कुछ और करता रहे। मदन राठौड़ ऐसे व्यक्ति तो नहीं है। मदन राठौड़ बहुत सिंपल स्वभाव के आदमी है, डोमिनेंस करने की इनकी आदत नहीं है, और जो कुछ इनको टास्क दिया जाता है, टास्क मास्टर, मतलब उस काम को करने में अपनी पूरा जी जान से लगते हैं। मदन राठौड़ जो है, कहा तो यही जाता है, जैसा कि आपने भी अपने उसमें दिखाया है कि वसुंधरा राजे जी के निकट माने जाते हैं, लेकिन जब आदमी संगठन पर आकर बैठता है तो निकटता और दूरता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हर एक को ही काम करवाना है, हर एक से ही आपको कुछ न कुछ टास्क देनी है हर एक को। अभी तो जो है इनके सामने मुख्य टास्क यही होगी कि जो बाई इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन किसी भी तरीके से जीते जाए, इनके लिए उचित कैंडिडेट पहले तो सेलेक्ट करके खड़ा करने के लिए और फिर उनको जिताने के लिए। तो ये दो बड़े टास्क तो पहले से ही है। फिर चूंकि ये केंद्र से नियुक्त हुए अध्यक्ष है, और भी अध्यक्ष केंद्र से नियुक्त हुए, क्योंकि अभी चुनाव का प्रोसेस तो बीजेपी में चला नहीं है, और अभी शायद इस साल के एंड तक ही चलेगा बाई इलेक्शन के बाद। तो ये वहाँ की आवाज को सुनेंगे और यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी अध्यक्ष भी यही कर रहे थे, बाकी अध्यक्ष भी ऐसा नहीं है कि अपने, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से। इनके सामने सबसे बड़ा जो टास्क होगा वो ये होगा
कि सरकार और संगठन के बीच में बढ़िया कोऑर्डिनेशन बना रहे, हम्म, और जो सरकार काम कर रही है उस काम को नीचे संगठन तक पहुंचाए, परकुलेट करे उसको, ताकि उसके नतीजे मतदाता के बीच में ले जाकर उसके नतीजे प्राप्त किए जा सके। ये मुद्दा रहे और ये जी। इनका काम रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये अच्छे संगठनकर्ता साबित होंगे। अच्छे संगठनकर्ता यानी कि अच्छे प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे। सीपी जोशी के लिए कहा जाता था कि उनकी नजदीकियां ओम बिरला के प्रति ज्यादा थी, उनके प्रति भाव ज्यादा था, और यहाँ पर ये जो है वो वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे की जो एक नाराजगी भीतर खाने दबी जुबान में या उन्हें दरकिनार जो किया गया है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उसको कूल डाउन कर सकेंगे, उसको थोड़ा बैलेंस कर सकेंगे? वसुंधरा जी को साथ लेकर अगर चलते हैं तो उपचुनाव में जो 5 जगह होने वाले हैं उसमें वसुंधरा जी की टीम भी एक्टिव होती है, और अगर उसको कर पाते हैं मदन राठौड़ तो उससे राजस्थान के उपचुनाव पर भी असर, और साथ ही पार्टी के भीतर की खींचतान को कम करने में भी इनकी भूमिका अगर होती है। संगीता जी, आपको लगता है कि मदन राठौड़ ऐसा कर पाएंगे? ऑडियो संगीता जी प्लीज। उज्जवल प्लीज ऑडियो ठीक करें आप। उज्जवल। राजकुमार शर्मा जी आपके पास आऊंगी मैं, उससे पहले हितेंद्र शर्मा जी। हितेंद्र जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं प्रदेश में बीजेपी के भीतर, सब कुछ ठीक जो नहीं चल रहा था, जितनी गुटबाजी, जितने खेमे बने हुए थे, पिछले दोनों अध्यक्षों को उनका नुकसान उठाना पड़ा था, अब पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में क्या एक उम्मीद जगी है कि अब उस गुटबाजी से थोड़ी राहत मिलेगी? जैसे राजकुमार शर्मा जी ने राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर कहा, वैसे ही और भी नाम आएंगे। तो जो लोग इस कतार में थे, अध्यक्ष बनने वाले थे, या जिनको लगता था कि वो काबिल हैं, वो वरिष्ठ हैं, और जो नहीं बन पाए, उनको भी मदन राठौड़ साथ ले पाएंगे, या वो लोग मदन राठौड़ जी के साथ जा पाएंगे? देखिए नीता जी, आपका सवाल तो सही है, मगर गलत व्यक्ति से। गुटबाजी का सवाल आपको हमारे कांग्रेस के मित्र राजकुमार जी से करना चाहिए था। वहां पे गुटबाजी की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी में एक अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन होता है, जिसको भी नेतृत्व दिया जाता है, बाकी सब लोग उसके नेतृत्व में एक सिरे से एकजुट होकर काम करते हैं। पूनिया जी का कार्यकाल हमने देखा है। पूनिया जी के कार्यकाल में कांग्रेस को जिस तरह से हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, वो पूरे राजस्थान में देखी। सीपी साहब का कार्यकाल हमने देखा। सीपी साहब के कार्यकाल में कहीं कोई गुटबाजी की घटना नहीं हुई, एक छोटी सी भी। हम लोगों ने सरकार बनाई, और मदन जी राठौड़ तो मूल रूप से संगठन से जुड़े हुए एक सरल कार्यकर्ता हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग मिलकर, सारे नेता लोग मिलकर, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, हमारे अध्यक्ष का सम्मान है, उनके साथ मिलकर उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। हितेंद्र शर्मा जी, जयचंद बता रहे राहुल कस्मा राजेंद्र राठौड़ को, ठीक है। इसके अलावा सीपी जोशी जी के घर में क्या हुआ पूरे देश ने देखा था। वसुंधरा जी समर्थक बीच बीच में कब क्या बोलते हैं, पूरा देश और प्रदेश देखता है। इसलिए कभी कभी बात ग्राउंड रियलिटीज की भी करनी चाहिए। और एक घर में 5 उंगलियां होती है, 5 बच्चे होते हैं, बर्तन होते हैं, सब सुनते हैं हम, सारी कहावतें हमें पता है। पार्टी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ स्वाभाविक है। अब सवाल तो ये है कि जो कुछ स्वाभाविक है उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए, और उसे बेहतर बनाने में मदन राठौड़ कितनी भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ संबंधों की चर्चा करें। संगीता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आपको मेरी आ रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बड़ी हाँ जी, बुलंद आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो संगीता जी बताइए जरा, मारवाड़ की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? मारवाड़ एक बहुत, मतलब राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत वहीं से आते हैं, जोधपुर संभाग से 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर मारवाड़ से बनते हैं तो उसका क्या संदेश है, क्या रिएक्शन है वहां पर?
हाँ जी, बिल्कुल मारवाड़ में इसको लेकर एक अच्छा खुशी का माहौल है। और जैसा कि आपने पहले भी एक सवाल मुझे किया था, मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। जैसा कि आपने कहा इनके बनने से क्या होगा, यानी बीजेपी मजबूत होगी या उपचुनाव में इसका क्या असर होगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, इनका काफी अच्छे अनुभव ही है। ये 12 बार पाली जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो उनको संगठन का काम करने और करने का अच्छा अनुभव है। और वो 2 बार विधायक रहे हैं। और इनका अच्छा है, और सबसे बड़ी इनकी खासियत ये है, एकदम सरल और सबको साथ लेके चलने वाला। यानी चाहे बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस, कैसे भी उनके सबके साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही अच्छे सहज और अच्छे संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि संगठन को अच्छी तरह चला सकते हैं। और जैसे कि बात रही ये इनकी पृष्ठभूमि आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं, तो इनको बनाकर कहीं ना कहीं भाजपा ने जो एक अभी कुछ समय से जो इनके बीच में आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो तनाव चल रहा था, या जो आपस में जो खटास चल रही थी, उसको कम करने की कोशिश की गई है। और उसपे ये काफी अच्छे अनुभव वाले और अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा अच्छी तरह संभाल पाएंगे। और जो संगठन में जो खींचतान और जो चल रही है अभी पिछले 2 कार्यकाल में, सतीश पुनिया के समय तो काफी बहुत ज्यादा ही कई गुट बने हुए थे। अब उससे थोड़ा कम हुआ है। और मुझे लगता है कि राठौड़ साहब थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह आपस में जो खींचतान चल रही है उसको कम करने में अच्छी भूमिका निभाएंगे। जी जी जी। तो सब जितने वरिष्ठ लोग हैं उनका सबका एक सुर में ये मानना है कि वो एक कर्मठ, मिलनसार और सभी को साथ लेने वाले कार्यकर्ता नेता रहे हैं। लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं की, वो जब व्यापारी भी हैं वो, और अपनी कंपनी में जिसे जो उनके मुनीम थे, उन्हीं को फिर उन्होंने पहले मैदान में खुद ही उतारा। उसके बाद वो अब उनके सामने खड़े हो गए और उनको नामांकन निर्दलीय के रूप में भरना पड़ा। राजस्थान में आरएसएस की मदद से निर्दलियों का चुनाव जीतना सिर्फ, या चुनाव में खड़े होना, सिर्फ ये एक मदन राठौड़ का उदाहरण नहीं है। राजस्थान में भीलवाड़ा और भी ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां आरएसएस समर्थकों ने अलग रास्ता अपनाया था, और सिर्फ इसी चुनाव में नहीं, इससे पहले भी। तो राजकुमार शर्मा जी, आपकी जो चिंता है कि बीजेपी के खिलाफ जो व्यक्ति खड़ा हुआ, जिसने नामांकन दाखिल किया, उसी को बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया, तो आपको लगता है कि ये पार्टी के लेवल पे, पार्टी के स्तर पे एक पार्टी का मैच्योरिटी लेवल है? देखिए, जिसने आपके खिलाफ आवाज उठाई, आपने उसको अध्यक्ष बना दिया। बिल्कुल मीना जी, ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी दबाव में खेल रही है। जहां नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं हम किसी से डरते नहीं है, और हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। और भारतीय जनता पार्टी, मैं कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता हूँ, मदन राठौड़ साहब भी मूल कार्यकर्ता है। मीना जी, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जो व्यक्ति पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े उसको कभी प्रमुख पद नहीं देना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीधे हैं, सरल हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने निर्दलीय पर्चा जो भरा उसको, उसके एवज में उनको पुरस्कार मिला कि उनको राज्यसभा बनाया, और उसके बाद फिर उनको पुरस्कार मिला कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। तो सोच लीजिए उनका प्रेशर कितना है। वो जहां से भी आते होंगे, जिस जाति से आते होंगे, जिस ग्रुप से आते होंगे, उनका प्रेशर कितना है। क्योंकि जहां तक मैं समझ पाया हूं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्रेशर पॉलिटिक्स सहन नहीं करते। अगर वो प्रेशर पॉलिटिक्स सहन करते तो वसुंधरा जी की कब की कर चुके होते। वसुंधरा जी की जब उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स सहन नहीं करी, तो मदन राठौड़ जी तो उनसे बड़े नेता नहीं है, लेकिन उनका प्रेशर सहन किया। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। मेरा व्यक्तिगत मामला यह है कि जो व्यक्ति अपने परिवार का सगा नहीं हो सकता उसको परिवार का मुखिया नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब बनाया है तो कांग्रेस पार्टी डट के मुकाबला पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के उनके अध्यक्ष बनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि मैं तो इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जहां 4-5 इंजन हो रहे थे, एक नया इंजन और आ गया है। हालांकि केंद्रीय बजट में राजस्थान को रेलवे में तो कोई नई चीज नहीं मिली है,
लेकिन नया इंजन केंद्रीय बजट आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के जो छुपे हुए अध्यक्ष हैं, जो आजकल मंत्री बन गए, नड्डा जी ने एक नया इंजन भेजा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो डब्बे के रूप में है, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के सोचने का विषय है। जी, हितेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, मैं कहना चाह रहा था कि मित्र राजकुमार जी जो कह रहे हैं बार बार गुटबाजी, अनुशासनहीनता, तो कांग्रेस अनुशासनहीनता की सबसे बड़ी उदाहरण रही है भारतीय राजनीति के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के जी यहाँ पे तो इनके मंत्री आला कमान के लिए कहते हैं कि कौन आला कमान है, और उन मंत्री जी का कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो गहलोत साहब के करीबी थे कि यहाँ तो गहलोत साहब ही आला कमान है। गहलोत साहब कहते थे कि पायलट साहब तो सबको लड़ा रहे हैं, नकारा है, निकम्मा है, और अन्य अन्य कई तरह की उपाधियां दे रहे थे। पायलट साहब अपने 22 समर्थकों को लेके मानेसर चले गए थे, नहीं गए थे, ये सबने देखा था राजस्थान में। उसके बाद उनको क्यों राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उनको क्यों एक राज्य का प्रभार दिया गया? तो ये सब फालतू बातें हैं। उस समय एक क्षणिक भावावेश में कहीं कुछ हुआ था, उन्होंने अपनी भूल को सुधार करते हुए पार्टी के पक्ष में काम करा था, उसी के परिणाम स्वरूप पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा और आज एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वहां अनुशासनहीनता के कितने अनेकों उदाहरण है। अनुशासनहीनता ही कांग्रेस की मूल विचारधारा है। आदरणीय किरोड़ीलाल मीणा जी आपके मंत्री हैं आज की तारीख में, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कल कह रहे थे कि मैं सत्याग्रह करूंगा और 3 दिन हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर। तो बातें बड़ी बड़ी मत करिए। डॉक्टर साहब अपनी बात पे कायम है, डॉक्टर साहब अपनी बात पे कायम है। उन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए बात कही थी कि भाई नहीं जीता पाए तो इस्तीफा दे देंगे, वो अपनी बात पे कायम है। पार्टी उस पे शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में पूरा विषय, समय पे सही निर्णय होगा। और डॉक्टर साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बात के धनी नेता है, कोई व्यक्ति पटवारी की भी सीट नहीं छोड़ता। उन्होंने मंत्री पद को भी अपनी बात के खातिर छोड़ दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी ठीक है। अब आप लोग, मैंने आप लोगों को बहुत समय दिया दोनों को कि आपके जो मन में आ रहा है आप लोग बोले विषय से हटके, ये गलत है। आप लोग उलझ जाते हैं बातों में। कितनी अच्छी बात है कि प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष आए, कितनी अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी को नए अध्यक्ष को लेकर अपनी पार्टी में रणनीति बनाने का समय मिल रहा है। उपचुनाव से पहले किस तरह की तैयारी करनी है उसको लेकर चर्चा की जाए। राजीव तिवारी जी, राजकुमार शर्मा जी ने एक बात कही जिससे थोड़ा विरोधाभास था, और वो विरोधाभास समझ में भी आता है। बीजेपी दबाव की राजनीति नहीं करती, या दबाव की, आज की बीजेपी जो है वो दबाव में किसी के रहती नहीं है। इसलिए तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के दबाव में नहीं आ रहे हैं आज की तारीख में। तो इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, बैठे हैं। अगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है तो उन्हें मनाया नहीं जा रहा है पार्टी की तरफ से। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इस दबाव ही पार्टी इस वक्त लेने के मूड में नहीं है। लेकिन एक नामांकन भरना निर्दलीय के रूप में बीजेपी के मौजूदा आज के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जब भी बात होगी, क्या एक डेंट के रूप में काम करेगा कि उन्होंने एक बार ऐसा भी किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राजनीति में तो सारी चीजें भुलाने के लिए होती हैं। वक्त पर अगर कोई व्यक्ति काम आ रहा है तो उसके पुराने 100 पाप माफ हो जाते हैं। तो अगर ये जो उपचुनाव आ रहे हैं इसमें मदन जी कोई बहुत अच्छा समन्वय करके और कुछ इनमें से 2, 3, 4 सीटें भी जितवा देते हैं बीजेपी को, तो उनके पाप तो सारे माफ हैं। जो उन्होंने भी किया कि भाई पार्टी की खिलाफत करी, नामांकन भरा, मामूली बात है। बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जो बड़े बड़े, मैं बता दूं आपको, वो भर देते हैं पर्चा और बाद में नाम वापस ले लेते हैं। तो ऐसा कोई दबाव की राजनीति कुछ नहीं है। कांग्रेस में भी बहुत चलती आई है शुरू से, आज से नहीं, बहुत पहले से चलती आई है। तो ये कोई राजनीति में नई बात नहीं है कि उन्होंने पर्चा भर दिया और उसके बाद उनको पद मिल गया या राज्यसभा की सांसदी मिल गई और अब प्रदेश अध्यक्ष। बात यह है, देखिए कि अब जिस क्षेत्र से मारवाड़ से इनको बनाया गया है, तो मारवाड़ में जो 5 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मारवाड़ की कोई सीट नहीं है। नागौर लगता हुआ है लेकिन वो एक्चुअली मारवाड़ कहा नहीं जाता है। तो एक निष्पक्ष रूप से, और दूसरा जो है, देखिए दौसा और ये आपका उनियारा,
यहाँ दोनों जगह काफी कुछ प्रभाव वसुंधरा राजे समर्थकों का भी है, उनको लाना। फिर आपका ये सीकर के जो क्षेत्र की जो शेखावाटी की सीटें हैं, झुंझुनू है, आपका ये जहाँ से बेनीवाल जी खड़े हुए थे वो सीट है। तो ये जो सीटें हैं इनमें आपका जो संघ का प्रभाव है वो काफी है। अब अगर ये वापस उसको ले आते हैं अपने पक्ष में, और सबसे बड़ी मदन जी की जो काबिलियत है वो ये है कि बहुत हंसमुख और अपनी बात को बहुत चुटीले अंदाज में किसी को संदेश भी देना है तो वो मजाक में ही उसको बहुत बढ़िया संदेश दे देते हैं कि भाई तू अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। लेकिन वो उनका जो स्टाइल है वो कोई उसका बुरा नहीं मानता। मेरे ख्याल में वो नामांकन भरने का जो हुआ और उसके बाद जो मोदी जी से बातचीत हुई होगी, उसके बाद मोदी जी भी उनकी बात को आई गई कर गए होंगे कि हाँ चलो ठीक है, गलती से भर दिया होगा। नहीं, और दूसरी बात ये भी तो हो सकती है और होनी चाहिए, और क्या राजनीति में उसकी जरूरत भी है कि अगर पार्टी के एक ऐसे वर्कर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कोई भी कारण से, गुटबाजी की तरफ से, तो वो अपना ध्यान दिला रहे हैं कि आप मुझे भूल रहे हैं। और जब वो ध्यान आया सबको, अगर वो सक्षम है और ध्यान दिलाता है तो उसकी बात को रखना भी पड़ता है जी। अगर सक्षम और जो बात सामने आ रही है कि इतने लोगों ने खिलाफत की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे बात हुई, स्पेशल चार्टर प्लेन आया। समझा ना उन्होंने महत्व समझा उनका कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है कि अपने बाद में भी काम आ सकता है। तो वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनको अब ये पद दिया है। अब देखिए आरएसएस, सबसे बड़ी चुनौती इनको आरएसएस को अपने साथ लाने की और वसुंधरा गुट के जो लोग हैं उनको अपने भाजपा में वापस से सक्रिय करने की सबसे बड़ी दो चुनौती है। और अगर वो चुनौती पार पा गए तो ये उपचुनाव में ही पार पा जाएंगे। वसुंधरा राजे के लिए जगदीश शर्मा जी, आज जिस स्थिति में बीजेपी प्रदेश में है और वसुंधरा राजे की जो जगह है, अगर मदन राठौड़ सिंसियर एफर्ट करते हैं जैसा कि उनकी नेचर है, और अगर वो वसुंधरा जी को साथ ले पाते हैं तो वसुंधरा जी भी साथ आना चाहेंगे इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उनमें। जगदीश जी। मीना जी, ये परिस्थिति असल में परिस्थितियों पर निर्भर करे अब कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। वसुंधरा राजे जो है वो कभी ये तो शुरू करती नहीं है कि वो विरोध में है, वो तो अभी तक भी इन्होंने नहीं किया, इतना सब कुछ हो गया तो भी कहीं आपको रिएक्शन में नहीं दिख रहा है, कहीं आपको उनके एक्शन में नहीं दिखता है। लेकिन ये है कि मदन राठौड़ जी शायद अगर उनसे बातचीत करेंगे तो उनको काफी कुछ सपोर्ट वहां से हासिल हो सकता है, क्योंकि वो पुराने वसुंधरा जी के लॉयल रहे हैं। अब तो खैर संगठन के आदमी है, इसलिए संगठन के पूरी बहबूदी के लिए ही उनको काम करना है। तो कैसे करेंगे, वसुंधरा जी को भी साथ लेंगे, मुझे ऐसा ख्याल लगता है। और वसुंधरा जी उनको सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि अभी तक पिछले टेन्योर में सतीश चंद्र पूनिया और ये सब कुछ जो अध्यक्ष बने, सीपी जोशी जी और ये वसुंधरा जी के गुड बुक्स में नहीं है। वसुंधरा जी के कहने वाले कहे जाए तो वो नहीं है। इसका कारण यह था कि ये लोग सेंटर को बेहतर रिपोर्ट करते थे और उसी को मानते थे, और ये मानते थे कि चूंकि सेंटर से वसुंधरा जी के पक्ष में कोई बात कही नहीं जा रही है, इसलिए अपन भी क्यों करें। लेकिन मदन राठौड़ जी हो सकता है कि ये रास्ता खोले कि वसुंधरा जी का भी जो है मदद ली जाए, और खासकर अभी तुरंत 5-6 इलेक्शन जो आ रहे हैं, इन इलेक्शनों को जीतने में कुछ और तभी इनकी सक्रियता भी नजर आएगी। अगर जीत रहे हैं ये इलेक्शन तो तब नजर आएगी कि सक्रिय हुए जी। तो ऐसे में अब जो सबसे बड़ी बात है, आखिरी सवाल, हितेंद्र शर्मा जी, मुख्यमंत्री से कैसे रिश्ते हैं मदन राठौड़ जी के? देखिए, मुख्यमंत्री जी का संगठन में काम करने का लंबा अनुभव रहा है और मदन जी वैसा भी संगठन के कार्यकर्ता रहे, संगठन में लंबे समय तक काम करते रहे, तो दोनों का साथ काम करने का पुराना अनुभव है। और अभी भी सत्ता और संगठन मिलकर
दोनों बेहतर तालमेल के साथ राजस्थान की सेवा करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। राजस्थान की जनता को ये चीज दिखेगी भी। संगीता जी, जोधपुर काफी आते रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री नहीं थे, संगठन में थे, और पाली में क्योंकि मदन जी हैं वो पूरे प्रदेश में भी सक्रिय अलग अलग समय पर रहे हैं, देश में भी जाते रहे हैं, दोनों के बीच कैसी ट्यूनिंग है? ये अच्छी ट्यूनिंग है, दोनों में अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है और मुझे लगता है इसका फायदा बीजेपी को कहीं न कहीं चुनाव में भी मिलेगा और आगे पार्टी को मजबूत करने में भी मिलेगा। और जो आपस में जो नेताओं के बीच में जो खींचतान है, जैसे वसुंधरा राजे जी या जो भी है, वो भी मुझे लगता है अब सक्रिय होंगी और पार्टी को मजबूती मिलेगी इससे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर आज हमने मदन राठौड़, बीजेपी के जो नए अध्यक्ष हैं, वो राजस्थान में बीजेपी को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी के भीतर की गुटबाजी को खत्म करने के लिए कितने प्रयास करते नजर आएंगे, उनमें कितनी संभावनाएं दिखती हैं, ये तमाम पहलू है जिनको समझने की कोशिश की। मदन राठौड़ को न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से, प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी के बनने की बहुत बहुत बधाई, और वो इस गुटबाजी को खत्म करके राजस्थान की जनता के लिए सत्ता और संगठन मिलकर काम करे, इसी विश्वास के साथ आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।